नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि पड़ोसी देश मुल्क ने एक बार फिर से अपने परमाणु हथियारों की धमकी दी है। पाकिस्तान के एक पूर्व जनरल ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पाकिस्तान परमाणु हमला नहीं कर सकता है। एक तरफ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पाक आर्मी के रिटायर्ड जनरल जो कि अहम पोस्टों पर हैं, वो भारत को धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही साथ बात इजराइल और हमास हिजबुल्लाह टेंशन की भी की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से यहां सिनवार को मारा गया है, उसके बाद से इस बात के कयास हैं कि इजराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव हो सकता है। लेकिन जिस वक्त इजराइल ईरान से टकराने की प्लानिंग कर रहा था, वो प्लानिंग लीक हो चुकी है और पेंटागन से ये प्लानिंग लीक हुई है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो चुके हैं। इसको भी आगे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही पड़ोसी मुल्क चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रॉकेट फोर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां पर जाकर कह दिया कि जंग के लिए तैयार रहिए। चीन के निशाने पर सीधे तौर पर 3 देश है, या तो ताइवान, या फिलीपींस, या फिर हिंदुस्तान। तो आखिरकार जिनपिंग का इरादा क्या है, इसे भी डिकोड किया जाएगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाक जनरल की भारत को परमाणु धमकी। भारत को हमले से नहीं बचा पाएगा S-400। पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु बम। हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, किदवई बोले। पाक जनरल की भारत को धमकी। भारत को हमले से नहीं बचा पाएगा S-400। पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु बम हैं। हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति है, किदवई बोले। पाक जनरल की भारत को परमाणु धमकी। भारत को हमले से नहीं बचा पाएगा S-400। पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु बम। हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति, किदवई का बड़ा बयान। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई की धमकी। हमारे पास हर तरह के परमाणु बम है। भारत का हर कोना हमारे निशाने पर है। भारत को S-400 नहीं बचा पाएगा। हमारे निशाने पर होंगे भारत के S-400। नेशनल कमांड अथॉरिटी से जुड़े हैं किदवई, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखता है। पाक की नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, ये किदवई कह रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 के आसपास परमाणु बम है, में भारत के पास 175 के आसपास परमाणु बम है। अब न जाने किदवई किस गलत फहमी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस वक्त नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उसी वक्त ISI पाकिस्तान या कहें किदवई जैसे लोग जो हैं वो अपने पुराने तेवर दिखाने लग पड़े हैं। तो क्या सीधे तौर पर फिर वही कहा जाए कि चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, वो चाहे जितने मर्जी दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा सकें, लेकिन जब तक ISI और पाक आर्मी की इजाजत नहीं होगी, पाकिस्तान चाहकर भी भारत के साथ रिश्तों को अच्छा नहीं कर पाएगा। समझाने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुपम तिवारी एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू। करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद आपको भी। थैंक यू सर। अनुपम जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। थोड़ा समझाइए, हाल ही में नवाज शरीफ कह रहे थे कि मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी का SCO समिट में इंतजार था, अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री मोदी आते,
और मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिश्तों को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जनरल किदवई कह रहे हैं कि हमारे पास तो ना जाने कौन कौन से परमाणु बम है और ना हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति है। सब देखिए राजेश, लेफ्टिनेंट जनरल किदवई के बयानों को अगर हम समझे तो मुझे ये लगता है कि ये भारत के खिलाफ कम अपनी ही सरकार के खिलाफ दिया गया बयान है कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वहां की आर्मी, वहां की आईएसआई, वो अपने पॉलिटिकल हीरोज के ऊपर एक दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। पॉलिटिकल हीरोज मतलब जो वहां का सत्ता तंत्र है, उस सत्ता तंत्र, सबको पता है कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट से चुन करके लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, भले वो कैसा भी डेमोक्रेसी हो, लेकिन चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद कुछ लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं। आईएसआई और सेना का काम ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि वो इन सत्ता नशीनों को लगातार दबाव में रखे, और इस तरह के बयानात अपने उसी प्रभाव को याद दिलाने के लिए हैं कि सत्ता नशीन चाहे कितनी भी कोशिशें करें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या फिर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अगर किसी भी तरह की कोशिश करे भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की, तो सेना और आईएसआई को यह मंजूर नहीं होगा। तो एक तरह से वो ये जो बातें निश्चित तौर पर हमें लगातार सुनने को मिलती रहती है पाकिस्तान की तरफ से, कभी वहां के नेता, कभी वहां के अधिकारी, कभी वहां के सेना नायक, ये सब इस तरह की परमाणु बम की धमकियां देते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है भारत, हिंदुस्तान के लिए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि चूंकि सेना वहां पर अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में जिस तरह पहले इमरान खान की सरकार को गिराया गया, जिस तरह से उसके बाद शहबाज शरीफ को आनंद फानंद में सत्ता में लाया गया, उसके बाद चुनाव का नाटक किया गया और वहां पर सेना के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लोग जनरल हेडक्वार्टर्स तक में घुस गए। तो सेना एक बार फिर से धीरे धीरे करके इस तरह की गलत बयानी करके अपने आप को पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी नेताओं के बीच में एक तरह से जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान सेना क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर इस समय सबसे लोएस्ट स्तर पर है। तो यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल किदवई के जो बयानात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को डराने के लिए, अपने लोगों को अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, और भारत से ज्यादा अपने हुक्मरानों को संदेश देने के लिए है कि साहब आप कितने बड़े हुक्मरान हो, आप कितने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर बिना सेना की इजाजत के, बिना आईएसआई की इजाजत के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो मुझे लगता है इसको देखना चाहिए, और हिंदुस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। और 170 परमाणु बम, 175 परमाणु बमों का कोई मसला नहीं होता है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो दुनिया ने देखा है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था, उसके बाद दुनिया जानती है कि ऐसे हथियार हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल कराने चाहिए, डराने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। और जैसे भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने किया तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। ये इस तरह के हथियार है। जो नंबर से यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। अगर उसने, ठीक है, हिंदुस्तान ने किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचा भी दिया, तो पाकिस्तान को पूरा का पूरा खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी। ये सबको पता है और ये कोई नई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं। तो इसको बहुत ज्यादा हमें लगता है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के बयान सिर्फ अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त एससीओ समिट के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे। काफी अच्छी एससीओ समिट में रही, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी एक अहम बयान आया कि वो तो इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे थे। तो एक वक्त ऐसा लगा कि शायद फिर से एक पहल हो सकती है, पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही हो शायद। लेकिन जिस प्रकार से किदवई का बयान आया, वो तो थोड़ा हैरान करने वाला है। वो सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं, वो भी उस वक्त जब उन्हें पता है कि भारत उनसे बड़ी एक न्यूक्लियर पावर है और उनके खात्मे के लिए 4 परमाणु बम काफी हैं। देखिए राजेश जी, आपका सवाल तो कम है। आपने शायद मुझे ये कहा है कि मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा या नहीं होगा, इसको हम दो मापदंड के आधार पे देख सकते हैं। एक तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को लेके क्या ऐसा माहौल बन रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के संबंध हैं, ऐसी स्थिति में क्या कोई युद्ध की संभावना बन रही है। तो दोनों ही दृष्टियों से मुझे नहीं लग रहा कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी रूप में युद्ध की संभावना बन रही है। दूसरा पक्ष है, अगर युद्ध होता है, जो कि अभी असंभव लग रहा है, लेकिन मान लीजिए होता हो हाइपोथेटिकल, क्या उसमें एटॉमिक पावर यूज हो सकता है? उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल इसलिए नहीं है कि एटॉमिक पावर है वो यूज की वैल्यू का नहीं है, वो डिटरेंस के रूप में है। तो डिटरेंस के रूप में है तो जो कन्वेंशनल वार है उसको भी हम प्रिवेंट करने में ये मदद करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान या भारत के बीच में युद्ध होता है तो दोनों ही देश ये जानते हैं कि दोनों के पास आणविक शक्ति है, परमाणु शक्ति है। तो हम कन्वेंशनल युद्ध में नहीं जाएं, क्योंकि कन्वेंशन युद्ध है वो अल्टीमेटली कहीं परमाणु युद्ध में परिवर्तित नहीं हो जाए। तो किसी भी रूप में युद्ध की संभावना मुझे नहीं लगती है। लेकिन जैसा कि अनुपम जी ने बताया वो बात मुझे जरूर लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का आवाम है उसमें सेना की क्रेडिबिलिटी लगभग कम हो रही है, और आवाम है वो ये चाहता है कि हमारा वेलबींग हो, शांति हो, और आवाम ये भी चाहता है कि भारत से रिश्ते ठीक हो। आवाम युद्ध नहीं चाहता है, पाकिस्तान का आवाम आज की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में सेना ये, क्योंकि सेना सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड फोर्स है पाकिस्तान में जो सेक्शन है, तो जो प्रिविलेजेज हैं वो शायद सेना के कम हो जाएं, इसलिए सेना के जो कमांडर हैं या जो भी सेना के पूर्व अधिकारी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर युद्ध होता है तो क्या लेफ्टिनेंट जनरल को ये राइट है कि वो युद्ध अनाउंस करे? वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं मान के चलते कि कोई युद्ध की संभावना है। इस तरह के स्टेटमेंट का एक ही मकसद हो सकता है कि सेना का मोरल ऊंचा रखे, क्योंकि सेना पे जिस तरह आवाम का दबाव बन रहा है उसके दबाव को कम करने के लिए सेना को ये कहेंगे हम बहुत मजबूत हैं, हम पाकिस्तान को अच्छी तरह चला सकते हैं और हम हिंदुस्तान को भी डरा सकते हैं। तो इस तरह का कोई इनडायरेक्ट मैसेज देने का उद्देश्य हो सकता है। बाकी ऐसी कोई संभावना राजेश जी मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व इस तरह का कुछ सोच नहीं रख रहा आज के वक्त। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं अनुपम जी। भारत की फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारी नो फर्स्ट यूज वाली जो पॉलिसी है वो नहीं है, हम कभी भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास तरह तरह के परमाणु बम है। अगर शेख रशीद चिल्ली को मैं याद करूं, जो कि इमरान खान के मंत्री हुआ करते थे, याद है मुझे, वो 2-2.5 किलो के परमाणु बम की बात किया करते थे। तो ऐसे में भारत का जवाब क्या होगा सर? अगर 2-2.5 किलो का एक छोटा बम जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, जहां भी अगर पाकिस्तान उसे लॉन्च करता है, फिर भारत का जवाब क्या होगा? आपने ज्यादा कह दिया, उनका स्टेटमेंट था हमारे पास पाव किलो के परमाणु बम है। अब सोचिए, परमाणु बम जैसी चीजें जिसको वो पाव किलो और 1.25 किलो में तौल रहे हैं और ये भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से पता चलता है कि इस तरह के लोगों को इस तरह के हथियारों के प्रति कितनी गंभीरता है। वो बिल्कुल संजीदा नहीं है इतने खतरनाक हथियारों को लेकर के। तो ये मुझे लगता है भारत से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुल्क के पास जहां के नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जो कि परमाणु बमों को बाजार में बिकने वाले आलू प्याज समझते हैं, उस देश के पास इस तरह के हथियार क्यों हैं, और अगर हैं तो पूरा विश्व उनको खत्म क्यों नहीं करवा पा रहा। तो मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को चेत जाना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट सुन करके। और बाकी आपका जहां तक सवाल है राजेश जी, निश्चित तौर पर परमाणु हमला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये एक विनाश को साथ में लाता है। जिस समय हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला किया गया था, आज उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना भारी और कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम बन चुके हैं, तमाम देशों के पास है। तो आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर कहीं पर जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में या राजस्थान में कहीं पर अगर एटॉमिक वेपन से हमला किया गया तो कितना बड़ा एक दुर्घटना मानी जाएगी। उसको आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो जब कभी होगा, किसी देश में होगा, तब उसका आकलन किया जा सकता है। क्योंकि अगर थ्योरेटिकली देखें तो आज हम हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के रूप में। तो मुझे लगता है इन बयानात को एक गैर संजीदा मुल्क के गैर संजीदा नेताओं का बयान ही समझना चाहिए। और इस तरह के बयानात ज्यादातर पाकिस्तान की सोच को दर्शाते हैं, पाकिस्तान की गंभीरता को दर्शाते हैं। तो हिंदुस्तान को एक बड़ी शक्ति होने के नाते, बड़ी वैश्विक पावर होने के नाते अंतरराष्ट्रीय फोरम पर इस तरह के बयानात को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए और दुनिया को, बिरादरी को बताना चाहिए कि ऐसे मुल्क के पास इतने ज्यादा हथियार क्यों हैं और उस पर रोक लगाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है करोड़ी सिंह जी, लेकिन एक पॉइंट और था,
मैं वापस नवाज शरीफ के पास आऊंगा। वो एक चीज कह रहे थे कि 75 साल हमने गवा दिए, अब अगले 75 साल का हमें सोचना होगा ताकि उनको हम गवाए ना और रिश्तों को अच्छा करें। कितनी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? और इतिहास में कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन जब जब कोशिश हुई है तब तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा है। तो कितना पॉसिबिलिटी है कि कभी रिश्ते अच्छे हो सके दोनों देशों के? देखिए राजेश जी, नवाज शरीफ साहब हैं, वो सरकार में तो नहीं है, लेकिन जो शासक दल है उसके अध्यक्ष हैं, तो उसकी बात को हमें कुछ वेटेज तो हम दे सकते हैं। और उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लिया, प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रयास किया उसका भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान लंबे समय तक लड़ते रहे। अब भारत और पाकिस्तान को लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाहते होंगे कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, गुर्बत की स्थिति है, तो भारत और पाकिस्तान मिलकर अपने देश का विकास क्यों, अपने अपने देशों का विकास क्यों नहीं करें, अपनी गुर्बत को क्यों नहीं मिटाएं, अपना तिजारत क्यों नहीं बढ़ाएं, अपनी मैसियत को ठीक क्यों नहीं करें। तो मेरे ख्याल से इस तरह का वो मैसेज देना चाहते हैं। और ये एससीओ में भी स्पष्ट लगता है कि पाकिस्तान नॉर्मली जो मुद्दे उठाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में और बहुपक्षीय मंचों में, वो बिल्कुल नहीं उठाया है। भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आतंक, एससीओ में ये कहा कि जो क्षेत्रीय मैकेनिज्म है आतंक के विरुद्ध लड़ने का, उसको मजबूत किया जाए। तो भारत ने भी नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने भी इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं उठाया है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही देशों की तरफ से एक सकारात्मक मैसेज है। तो आगे किस तरह से बातचीत होगी, लेकिन भारत का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती। तो पाकिस्तान अनइक्वोकली आतंकवाद को डिनाई करे कि हम आतंकवाद को कहीं भी भारत के विरुद्ध प्रमोट नहीं करेंगे, कम से कम ये कमिटमेंट पाकिस्तान का हो। तो भारत ने भी बातचीत के लिए मना नहीं किया है, भारत बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन पहले आतंकवाद को अगर खत्म करेंगे तो फिर ट्रेड भी होगा, तिजारत भी होगी। अगर ट्रेड होगा तो पाकिस्तान का विकास होगा। क्योंकि अभी जो ट्रेड होता है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दुबई से आता है तो कई दिन तक नहीं पहुंचता है, जो कि दो चार घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाए, तो इस तरह का क्यों नहीं हो सकता। तो सकारात्मक दोनों देशों की तरफ से मैसेज है। तो जैसा कि हम पहले युद्ध की बात कर रहे थे, तो इस तरह के अगर सकारात्मक मैसेज राजनीतिक नेतृत्व की तरफ है, तो उसको जो लेफ्टिनेंट जनरल की बात है उसको तवज्जो हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ही अंतिम निर्णय लेता है। तो अगर सकारात्मक मैसेज हैं तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, ऐसा मैं मान के चलिए, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। मैं आऊंगा आप दोनों के पास सर, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार एक और पड़ोसी मुल्क चीन की बात हम करेंगे, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज रॉकेट फोर्स ब्रिगेड में पहुंचे और अपनी सेना को आदेश दिया कि वक्त आ चुका है, जंग के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन निशाना कौन है, ब्रेक के बाद समझते हैं। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जिनपिंग ने खुद देखी आर्मी रॉकेट फोर्स की तैयारी, परमाणु मिसाइल बढ़ाने पर जिनपिंग का जोर, सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश। ताइवान फिलीपींस भारत से चल रही है टेंशन। जिनपिंग ने खुद देखी आर्मी रॉकेट फोर्स की तैयारी, परमाणु मिसाइल बढ़ाने पर जिनपिंग का जोर, सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ताइवान फिलीपींस भारत से चल रही है टेंशन। जिनपिंग ने खुद देखी आर्मी रॉकेट फोर्स की तैयारी, परमाणु मिसाइल बढ़ाने पर जोर दिया। ताइवान फिलीपींस भारत से इस वक्त टेंशन चल रही है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए एक बार, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। रॉकेट फोर्स पहुंचे जिनपिंग, रॉकेट फोर्स ब्रिगेड का जायजा लिया।
परमाणु हथियारों पर फोकस करने की बात कही, जंग के लिए तैयार रहने को कहा, सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। चीन की रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद अलर्ट मोड पर शी जिनपिंग हैं। लेकिन जिनपिंग ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से रॉकेट फोर्स अब गेम चेंजर साबित हो रही है। इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम सर, थोड़ा समझाइएगा, जिनपिंग का रॉकेट फोर्स के ब्रिगेड में पहुंचना, वहां पर जाकर ये कहना कि जंग के लिए तैयार रहिए, और ये इस वक्त हो रहा है जिस वक्त ताइवान पर सिकंजा धीरे धीरे चीन कस रहा है, फिलीपींस के साथ सैन्य टकराव बढ़ रहा है, भारत के साथ एलएसी पर पिछले 4 साल से टेंशन जस की तस बनी हुई है। तो क्या इरादे आप जिनपिंग के भांप पा रहे हैं सर? देखिए राजेश, जिनपिंग का जो इरादा जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो इस समय भारत, ताइवान और फिलीपींस से ज्यादा वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को देख रहे हैं। इस समय जिस तरह से मिडिल ईस्ट में बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ जंग पर आमादा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का वार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हर जगह पर शी जिनपिंग अपनी एक भूमिका देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो भूमिका सकारात्मक नहीं देख रहे हैं, वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पर वो एक अच्छी प्रभावशाली भूमिका में है मिडिल ईस्ट में, जहां पर कोई युद्ध को शांत करवाने में एक अपना रोल निभा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह वो राष्ट्रपति पुतिन को नहीं समझाएंगे कि आप यूक्रेन से युद्ध बंद कर दीजिए या उसका कुछ हल निकालिए या बातचीत की टेबल पर आइए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वो अपना बिजनेस देख रहे हैं, और बिजनेस सिर्फ ठीक उसी तरह देख रहे हैं जैसे अमेरिका अपने लिए बिजनेस हर एक जंग में देखता है। यानी कि जो दुनिया भर की तमाम जंगें हैं, वहां पर कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कहां पर चाइना अमेरिका की तरह अपने हथियार बेच सकता है, कहां पर अपने रॉकेट फोर्स जैसे ब्रिगेड्स के जो उनका एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकता है, उससे फायदा उठा सकता है, और कहां पर वो अपने आप को एक प्रभावी भूमिका में ला सकता है। तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जो शी जिनपिंग के दिमाग में लगातार चलता रहता है, और यहाँ पर भी वही चीज है। अब अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें तो रॉकेट फोर्स उनकी एक फेल्ड फोर्स है, जैसा आपने ग्राफिक्स में दिखाया कि उसमें बहुत बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत ये निकली कि वहां पर बहुत तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए, हथियारों खरीद में भ्रष्टाचार हुए, कई लोगों ने बहुत ज्यादा तादाद में पैसे बना लिए, उसका खुलासा हुआ। तो इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो रॉकेट फोर्स एक तो पहले से ही डिमोरलाइज फोर्स हो रखी थी, इतने सारे भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप है। एक तो उस आरोप से उस फोर्स को बाहर निकालने के लिए और उनका मोराल बूस्ट करने के लिए शी जिनपिंग कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जाकर के उनको एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपने देखा कि भारत के साथ तिब्बत और उसके सदर इलाकों में काफी टेंशन रही है, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक टेंशन रही है, तो यहां पर जिनपिंग को यह लगता है कि अगर कन्वेंशनल वार होता है भारत के साथ, तो यहां पर ये रॉकेट फोर्स ठीक उसी तरह प्रभावी हो सकती है जैसे कि हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ प्रभावी होता हुआ दिखता है। जिस तरह से वो अपने रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल करके इजराइल जैसे ताकतवर देश को परेशान करते हैं, तो भविष्य में अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो उन पहाड़ी और जंगी इलाकों में जहां पर भारत कहीं पर बढ़त पर है, कहीं पर बैकफुट में है, तो वहां पर वो इस रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी उनकी सोच है। तो दो चीजें हैं, एक तो भविष्य की ओर देख रहे हैं, भारत को दुश्मन नंबर 1 मान रहे हैं, लेकिन यहां पर मैंने जानबूझ करके ताइवान और फिलीपींस का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ताइवान और फिलीपींस के खिलाफ वो रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ताइवान और फिलीपींस के खिलाफ उनको पता है कि अगर वो युद्ध छेड़ेंगे तो वो जंग एक बहुत बड़ी जंग होगी, अमेरिका उसमें कूदेगा, क्योंकि उसने फिलीपींस को और ताइवान को सेफ रखने का वादा कर रखा है। लेकिन भारत के साथ कहानी अलग है। तो भारत के साथ कन्वेंशनल वार नहीं दिखता है, लेकिन छुटपुट लड़ाइयां पूरे बॉर्डर के ऊपर लगातार हो सकती हैं, उसकी तैयारी शी जिनपिंग कर रहे हैं। बाकी जो उनका रॉकेट फोर्स पे जाना और ये मैसेज देना, बेसिकली वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में उसी ढर्रे पर चलना है जिस पर अमेरिका चलता रहा है। ओके, करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है शी जिनपिंग को लेकर? जिस प्रकार से शी जिनपिंग जब से आए हैं, चीन काफी आक्रामक हुआ है, और जिनपिंग खुद एक काफी आक्रामक लीडर्स के तौर पर उभर के सामने आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है जिनपिंग का कि वाकई में एक जंग की तरफ चीन को ले जा सकते हैं? लेकिन साफ तौर पे ऐसा है कि चीन की अर्थव्यवस्था भी फिर डगमगा सकती है, और रूस का हसर वो देख रहे होंगे बगल में क्या हो रहा है। देखिए राजेश जी, जैसा कि अनुपम जी ने बताया कि चीन की प्राथमिकता है वो वैश्विक रणनीति ज्यादा है। द्विपक्षीय जो संबंध हैं ताइवान, फिलीपींस और भारत के, वो प्रायोरिटी में
उस रूप में नहीं है जिस तरह की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है उनकी, क्योंकि चाइना का जो एस्पिरेशन है वो है ग्लोबल लीडरशिप देना, अमेरिका को रिप्लेस करना, प्रमुख तो वो चीज है। लेकिन अगर द्विपक्षीय लड़ाई होती है तो परेशानी तो होती है और उससे आप कमजोर भी होते हैं, तो ये भी चीन समझता है। जहां तक उनको वहां कमांड में जाना और उनको एड्रेस करना, देखिए सामान्यतः सेना में एक चीज होती है, जैसे अपना चैनल है 24/7, तो सेना को यह हमेशा सिखाया जाता है कि 24/7 आप अलर्ट रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सामान्य बात सेना में होती है। और जब भी टाइम मिलता है या कोई विशेष एक्सरसाइज होती है तो राजनीतिक नेतृत्व, हर देश का राजनीतिक नेतृत्व अपने सैनिकों को एड्रेस करता है, उनको मोरल बूस्ट करता है और उनको ये भी कहता है कि हर हालत में तैयार रहिए, कभी भी युद्ध की स्थिति अपने बन सकती है। तो ये एक प्रतिरक्षा में ये एक रणनीति का ये स्थिति है। लेकिन जैसा अनुपम जी ने भी बताया, आपने भी बताया कि वहां उसमें भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार होता है तो उसमें कमजोर होता है, अंदर से खोखला हो जाता है कोई भी संगठन। तो शायद वो ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि आप सॉलिडेरिटी रखिए, भ्रष्टाचार को हम कंटेन करेंगे किसी न किसी रूप में और कमजोर नहीं होने देंगे। तो देखिए उनकी सेना के मॉडर्नाइजेशन की स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी है आधुनिकीकरण करने की, तो वो अपने हथियारों का भी आधुनिकीकरण कर रहे हैं, सेना को भी मजबूत कर रहे हैं, सेना को बढ़ा भी रहे हैं, ये सब स्ट्रेटेजी उनकी है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो भारत के साथ कोई तत्काल युद्ध करना चाहते हैं या फिलीपींस के साथ करना चाहते हैं। ताइवान के साथ स्थिति अलग है बिल्कुल, वो ताइवान को अपना प्रोविंस मान के चलते हैं ऑफिशियली, और वो ताइवान पे हर तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। और ताइवान के अंदर भी कुछ जो चाइना समर्थक हैं उनको भी वो एनकरेज करते हैं। तो ताइवान की स्थिति बिल्कुल अलग है, फिलीपींस और भारत के साथ संबंधों की स्थिति अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग का वहां जाके और सेना को एड्रेस करने का मतलब यह है कि वो किसी से युद्ध चाहते हैं, क्योंकि चाइना अभी युद्ध की स्थिति में अपने आप को नहीं लाना चाहता। युद्ध का क्या नुकसान हो सकता है उनको ये अच्छी तरह से मालूम है। क्यों? तो ऐसी स्थिति में वो यही कि हम ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप कैसे दे सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम मॉडरेटली प्रोस्पेरस पावर तो बन गए, लेकिन 2050 तक एक एडवांस सोसाइटी बन जाए, एक एडवांस पावर बन जाए, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। जी, जो एक चीज साफ होती है, तमाम एक्सपर्ट यही कहते हैं कि अमेरिका को रिप्लेस चीन करना चाहता है वर्ल्ड पावर में नंबर 1 की जो कुर्सी है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका पूरी दुनिया में एक्टिव है, मिलिट्री तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी, क्या वाकई में चीन को उस रूप में हम एक्टिव देख पाते हैं? चाहे वो इजराइल हमास की जंग हो, रूस यूक्रेन की जंग हो, या अफ्रीका में कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या कहीं पर सत्ता बनानी गिरानी हो, क्या देख पाते हैं आपको चीन को कि कहीं देखिए मौजूदगी हो उसकी? देखिए राजेश जी, चीन और अमेरिका की स्थिति अलग है। अमेरिका एक हेगेमोनिक डोमिनेंट पावर है, तो अमेरिका के लिए चुनौती है कि अपनी स्थिति बनाए रखे, और इसलिए अमेरिका दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सैन्य अड्डे बनाता है, और जो भी सैन्य दृष्टि से उभरने की कोशिश करे उसको दबाने का काम अमेरिका करता है। तो अमेरिका को तो अपनी स्थिति बनाए रखनी है, चाइना को अपनी स्थिति को और आगे बढ़ाना है, अमेरिका की तरह और ज्यादा मजबूत होना है। तो चाइना मैक्सिमम फोकस कर रहा है विकास पे, तो उससे चाइना ये चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे चाइना की एक गुडविल बने, चाइना की एक प्रतिष्ठा बने। और इसीलिए जैसे इजराइल और हमास का युद्ध है, उसमें भी बहुत ही सदा हुई बात वो कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार तो है, कंसर्न है उनके, लेकिन साथ साथ पैलेस्टाइन के भी अपने अधिकार हैं, राष्ट्रीय अधिकार हैं। तो वो न तो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है पूरी तरह से, और न फिलिस्तीन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना की करोड़ी सिंह जी, मुझे लगता है कि मैं कैसे बन के फायदा बना के रखूं, अखाड़े में उतरना पड़ेगा। अगर आपने ग्लोबल लीडर बनना है तो आप अंपायर बन के ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते, आपको अखाड़े में तो उतरना पड़ेगा, दो हाथ करना पड़ेंगे। चलिए मैं आता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद अनुपम जी के पास और आपके पास मैं आऊंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारियां लीक हो चुकी हैं। ईरान पर आईडीएफ के हमले की प्लानिंग हो गई लीक। ईरान पर हमले के लिए तैयारी में जुटा है इजराइल।
5 आइज साझा कर रहे थे खुफिया जानकारियां, वो लीक हो चुकी है। 5 आइज वही है जो पन्नू की जानकारियां दे रहा था। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारी लीक। ईरान पर आईडीएफ के हमले की प्लानिंग हो चुकी है लीक। ईरान पर हमले के लिए तैयारी में जुटा हुआ है इजराइल। 5 आइज साझा कर रहे थे खुफिया जानकारियां। एक बार जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका से लीक हो गई सीक्रेट रिपोर्ट, इजराइल की खुफिया जानकारी लीक, पेंटागन पर जानकारी लीक करने का आरोप, ईरान पर पलटवार से जुड़ी हैं जानकारियां, मिसाइल अटैक और एयर अटैक उसमें शामिल है। पेंटागन ने दिए हैं जांच के आदेश। अमेरिका इजराइल संबंधों पर इसका असर हो सकता है। हैक हुआ या जानबूझकर लीक किया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। 1 अक्टूबर को ईरान ने किया था इजराइल पर 180-81 मिसाइलों से जोरदार हमला, और पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पे हैं कि कैसे नेतन्याहू उसका जवाब देंगे। अब हम सीधा अनुपम जी के पास चलेंगे। अनुपम तिवारी सर, समझाइए, क्या वाकई में पेंटागन से लीक हुआ है या लीक किया गया है, और कितनी महत्वपूर्ण ये जानकारियां थी जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है कि इजराइल ने तो प्लान बना रखा था लेकिन अमेरिका ने लीक कर दिया। देखिए राजेश, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको ये पहले जानना चाहिए कि बेसिकली लीक क्या हुआ, वो कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। हकीकत ये है कि जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है वो ये कहती है कि 15 और 16 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बड़ी वॉर ड्रिल करी थी, और वॉर ड्रिल इस पैमाने पर करी गई थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद 1-2 दिन में वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। इसमें एयरक्राफ्ट शामिल थे, इनमें एयर टू सरफेस मिसाइलें शामिल थी जो कि एयरक्राफ्ट में लगी हुई थी, और इसमें मिसाइल्स का मूवमेंट भी था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी साफ दर्शा रही है कि इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा, और जो पलटवार करेगा उस पे एयर डोमिनेंस भी होगा, मिसाइल अटैक्स भी होंगे, और हो सकता है ईरान भी पलटवार करे। उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम को भी मुस्तैद किया गया है। यानी कि पूरी एक फुल प्रूफ व्यवस्था थी जो 15 और 16 अक्टूबर को एक बार चेक करी गई इजराइल के अंदर। तो ये कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं थी। अब इस जानकारी को लीक कहां से किया गया? ये जो 5 आई आप बता रहे हो, बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 देशों में काम करता है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये सब मिलकर के आपस में इंटेलिजेंस साझा करते हैं। उसी इंटेलिजेंस के साझा करने के दौरान इस सूचना को हैक किया गया। अब ये हैक कहां से हुआ, ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, और निश्चित तौर पर पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं अगस्त के महीने में जाऊं, 1-2 महीने पहले अगस्त के महीने में एक इंफॉर्मेशन इस तरह की आई थी कि यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है उस पर भी कुछ हैकर्स ने अपनी नजर डाली थी और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को बिगाड़ने की कोशिश करी थी। बाद में उनका ओरिजिन पता लगा, करीब 1 महीने के बाद पता लगा कि वो हैकर्स ईरान में बैठे हुए थे। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ईरान के हैकर्स, जो कि अपनी क्षमता के लिए दुनिया भर में जाने नहीं जाते हैं, लेकिन वो ईरान में बैठ करके अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन को हैक कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो हो सकता है, जो आज का इंसिडेंट है, हो सकता है कि इसमें भी ईरानी हैकर्स का हाथ हो, उन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी को लीक करा हो, और हो सकता है कि इस जानकारी को लीक करते समय ईरान के भी कुछ मोल्स इजराइल में या यूएस से बैठे रहे हो, जिनकी सहायता उनको प्राप्त हुई हो। देखिए, बहुत ही ये केवल कयास लगाने का दौर है, लेकिन जो चीजें एक दूसरे के साथ जब कड़ियां आप जोड़ते हैं तो कुछ कुछ पिक्चर क्लियर होती है। तो मुझे जो लगता है, आप मेरा पर्सनल व्यू मानेंगे तो इसको जानबूझकर तो लीक नहीं किया गया, क्योंकि काफी जो चीज लीक हुई वो टॉप सीक्रेट चीज थी, और निश्चित तौर पर उसको कई लेयर्स की सुरक्षा में रखा गया रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लीक होती है तो इसमें कुछ मोल्स का हाथ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि अमेरिका और इजराइल में बैठे हुए हैं और ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा नेक्सस है, और ये भी दर्शाता है कि इजराइल को जो हमला करने की जो सोच रहा है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ईरान में है। यानी ईरान भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकता है, ईरान भी पलटवार करेगा, ईरान अपने आप को बचाएगा, ईरान भी उसके लिए तैयार है। तो एक तरह से ये बैलेंस करने की रणनीति है, ये काउंटर बैलेंसिंग चल रही है। एक बड़ा हमला निश्चित तौर पर इजराइल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चूंकि अब सर पर है, इसलिए इस इलेक्शन इसको टाला जा रहा है। अब एक चीज और मैं कंक्लूड कर दूं कि पिछले 2-3 दिनों में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। यहां पर आप फिर कड़ियां जोड़िए, याहिया सिनवार गजा के अंदर मारा जाता है, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर इजराइल पे आता है कि आप अब युद्ध बंद कर दीजिए, आपने मास्टरमाइंड को मार दिया है, हलाक कर दिया है।
इजराइल भी अपने स्टेटमेंट से ऐसा कहता है कि शायद अब वो 1-2 दिन में इसकी तरफ सोचेगा और हमले बंद करेगा और युद्ध विराम जैसी नौबत आएगी। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हो जाता है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा तथाकथित डिफेंस सिस्टम या डिफेंस सिस्टम आयरन ड्रोन पकड़ नहीं पाता है। तो ये इन दोनों लिंक को जोड़े, यानी कि दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि इस युद्ध को रुकते हुए नहीं देखना चाहती हैं। अब वो कौन सी ताकतें हैं, वो क्या अमेरिका खुद है या वो रशिया है या फिर वो चाइना है, वो कौन सी ताकतें हैं जो इस युद्ध को जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको नहीं रुकने देना चाहती हैं। हो सकता है आईडीएफ का ये जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसमें भी उन ताकतों का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है और इसके ऊपर अभी और एनालाइज करना बाकी है। ठीक है, करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लग रहा है अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या वाकई में ये पहली बार इजराइल और ईरान आमने सामने होंगे या अमेरिका या तमाम यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश इस जंग को, इस तूफान को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? सर देखिए राजेश जी, हमें इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ईरान और इजराइल से थोड़ा सा दूर हटके ग्लोबल लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि जो इतिहासकार युद्धों का अध्ययन करते हैं वो ये बताते हैं कि कई बार सूचनाएं सीक्रेट कह के और लीक की जाती हैं, वास्तव में सूचना होती ही नहीं है, जेनरेट की जाती हैं, कुछ जानबूझ के लीक की जाती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। तो अभी जो अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों की स्थिति देखें तो 5 आइज है, इसमें जो 5 देश हैं, पांचों एंग्लो सेक्सन इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज हैं। उनमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो प्रैक्टिकली आइसोलेटेड हैं, उनके साथ कोई शेयर नहीं होती है। ये पांचों कंट्री एंग्लो सेक्सन इन्फ्लुएंस के हैं। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लंबे समय से अमेरिका पे भी दबाव बना रहे हैं और इजराइल पे भी दबाव बना रहे हैं कि ईरान पे आज की स्थिति में अटैक नहीं किया जाए। तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका दृष्टिकोण कुछ सीमा तक उनसे भिन्न है। और यहाँ तक कि बहुत पहले मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका को खुल के ये कह चुके थे कि हम अमेरिका के अलाई हैं, वेसल स्टेट नहीं है, अमेरिका के दोस्त तो हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अलग से अपनी स्वायत्तता रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूरोपियन देश अमेरिका पे दबाव बना रहे होंगे और अमेरिका इजराइल पे दबाव नहीं बना पा रहा था। इजराइल डिटरमिन था बदला लेने के लिए। तो हो सकता है कि अमेरिका ने स्वयं ही लीक करवाई होगी इजराइल को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आ चुकी हैं कि नेतन्याहू और बाइडेन में भी बहुत से इश्यूज पे डिफरेंसेस हैं। तो अभी इसके बारे में आज की स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य में जो भी विद्वान स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीजें सामने आएगी। लेकिन उसके लिए तो हम इंतजार नहीं कर सकते नहीं, ये तो युद्ध की स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में इजराइल ईरान पे अटैक करेगा, क्योंकि उसको ईरान को भी जो S-400 है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने दे दिया है। और ईरान इतना कमजोर नहीं है। ईरान देखिए ब्रिक्स का मेंबर भी है, SCO का मेंबर भी है, रशिया खुल के साथ है, नॉर्थ कोरिया साथ है, चीन उस रूप में नहीं है, लेकिन ईरान से चीन के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को शायद अमेरिका ये नहीं करने देगा कि ईरान पे अटैक करके और पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। ऐसी लेकिन समस्या यह है कि मिडिल ईस्ट में कोई साथ नहीं। इजराइल के अंदर भी डिफरेंसेस हैं राजेश जी। इतना इजराइल में भी ऐसा नहीं लगता कि इजराइल में पूर्णतः सॉलिडेरिटी है। जी बिल्कुल, बस मैं इतना कहना चाहता था आखिर में कि नॉर्थ कोरिया साथ में है, रूस साथ में है, चीन साथ में है, लेकिन मिडिल ईस्ट में शायद ही लेबनान को छोड़कर, यमन को छोड़कर कोई ईरान के पीछे खड़ा हो, अगर आने वाले वक्त में युद्ध के बादल और गहरे वहां पर होते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अनुपम तिवारी सर बहुत बहुत शुक्रिया, करोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में आने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।